हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है जिसकी परीक्षा 16 और 17 फरवरी को कराने के बारे में बताया गया है कि 16-17 फरवरी को ये परीक्षा होनी है। तो दोस्तों, उसी की तैयारी की श्रृंखला में मैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख जो सम्मेलन हुए हैं, उनके जो अधिवेशन हुए हैं, उनकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज चलिए हम जानते हैं, पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। तो आप कहेंगे कि मैम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 में बनी, उसके बाद स्वतंत्रता तक उसके बहुत सारे अधिवेशन हुए, तो क्या हमें सभी बिल्कुल याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको सभी नहीं याद रखने, लेकिन कुछ प्रमुख अधिवेशन ऐसे थे जिनमें कुछ प्रमुख चीज़ें हुई, प्रमुख निर्णय लिए गए, तो वो सब लेकिन आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इसी श्रृंखला में अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। आई होप सभी लोग जानते ही होंगे। इसका जो नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इससे पहले इसका नाम कुछ और रखा गया था। चलिए देख लेते हैं क्या, कैसे। ठीक है। तो जो कांग्रेस होता है ना, कांग्रेस शब्द का जो अर्थ है वो है लोगों का समूह, और ये शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है। रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के कहने पर या उनके द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक है। इसका नाम पहले कुछ और रखा गया था, यानी कि यूनियन करके रखा गया था, यूनियन, भारतीय यूनियन करके। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय यूनियन की जगह कांग्रेस रख दिया गया। ये हुआ कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए भारतीय राष्ट्रीय यूनियन की जगह। ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड डफरिंग, जिसका कि कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा है। डफरिंग ने क्या कहा है? डफरिंग ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की सभा कहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है और ऐसे में हम टू द पॉइंट रिवीजन करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में टू द पॉइंट चीज़ें रखने की बहुत कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट एक ही जगह पर अच्छे से मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि लॉर्ड डफरिंग उस समय पर वायसराय था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो पुणे में होना था। ठीक है। लेकिन पुणे में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया, जिसके कारण इसे वहाँ से कैंसिल करके शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? मुंबई में। और उसके बाद ये मुंबई में होता है 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है। आप कॉलेज का नाम भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम का जो लेवल है काफ़ी डीप हो चुका है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बम्बई में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का पहला, और ये इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि ये पहला अधिवेशन है, तो वो किस जगह हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और इसमें सदस्य कौन कौन थे, कितने थे, सॉरी। तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। यानी कि ये हमारे कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष हो गए। प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। महासचिव जो थे इसमें वो ह्यूम बने। ये वही ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, और इसमें 72 यानी कि 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, वो इसमें शामिल नहीं थे। इसको मैंने अलग से क्यों बताया दोस्तों? इसका कारण ये है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय पे एक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में भाग के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। उसका कारण ये था कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई थी जिसके साथ वो वहीं पर व्यस्त थे, इसीलिए वो इसमें नहीं आ पाए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्य देख लेते हैं, नामकरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी कि इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, पहले इसका नाम रखने की पेशकश की गई थी। कहा गया था कि इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा जाएगा, लेकिन
दादा भाई नेहरूजी ने कहा कि नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाए। और कांग्रेस का हमने देखा ही कि कांग्रेस का क्या अर्थ है। कांग्रेस का जो अर्थ है वो है लोगों का समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडिया मिरर कलकत्ता का समाचार पत्र था जिसमें कि कांग्रेस ने प्रथम राष्ट्रीय सभा और भविष्य की संसद का केंद्र इसे कहा गया था। ठीक है, तो इंडियन मिरर एक कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जिसमें कांग्रेस को प्रथम राष्ट्रीय सभा और भविष्य की संसद का केंद्र कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कांग्रेस जब बन के तैयार हुई तो किन किन की क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट है लाला लाजपत राय, जिन्होंने इसे और लाला लाजपत राय और विलियम बेमडर्स ने इसे सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी। उनका ये मानना था कि उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम था वो मतलब भारतीयों में बहुत गुस्सा आ चुका था ब्रिटिश शासन के प्रति, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दबाव था अंग्रेज़ों के ऊपर उस समय स्वतंत्रता के लिए या सारी चीज़ों के लिए उन्हें छोड़ने के लिए भारत, और एक तरीके से उनका विरोध बहुत था। तो उन्हें लगा कि ये विरोध एकदम से फूट पड़े, इससे पहले कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेज़ों ने करी थी। ऐसा लाला लाजपत राय और विलियम बेबडन का मत था। गोखले ने इसे तड़ित चालक का सिद्धांत कहा। वहीं कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और घोष ने इसे क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं ऐसा कहा, और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक एक करके कांग्रेस के अधिवेशन या सम्मेलन या फिर वार्षिक बैठकें। देखिए दोस्तों, जब कांग्रेस बनी तब सभी मेंबर्स ने मिलकर एक डिसीज़न लिया कि हम हर साल एक अधिवेशन करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सारी जो आगे का एक साल का जो हमारा रोड मैप होगा, जो हमारा आगे का प्लान होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हुई। तो इसीलिए ये हुआ कि साल में एक बार इस तरीके की जो बैठक है वो बुलाई जाएगी। तो देखिए, पहली बैठक जो है या पहला सम्मेलन या अधिवेशन हम कह सकते हैं, जो पहला अधिवेशन अभी हमने देख ही लिया कि 1885 में 72 मेंबर्स के साथ हुआ बम्बई में, और जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि किस अधिवेशन में क्या इम्पोर्टेंट हुआ, साथ ही ये पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरा अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकता है पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। और ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, 1883 में, लाहौर अधिवेशन में, उसके अलावा एक मिनट दोस्तों ये 83 नहीं होगा बल्कि ये 1893 होगा। ठीक है, यानी कि पहली बार बने 1886 में, ठीक है, और दूसरी बार बने 1893 में लाहौर में, और 1906 में बने कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी। तीसरा अधिवेशन जो था वो 1887 में मद्रास में हुआ, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। डफरिन ने इसमें कांग्रेस की बहुत आलोचना की। कांग्रेस बनो इसमें नारा जो था मुख्य रूप से दिया गया था इस अधिवेशन में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में नारा दिया गया था कि किस अधिवेशन में नारा दिया गया कि किस अधिवेशन में नारा दिया गया कांग्रेस बनो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अधिवेशन जो है आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने, प्रथम अंग्रेज़ थे ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, प्रथम अंग्रेज़ थे। इसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए थे। सर सैयद अहमद खान ने इस सम्मेलन का विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा अधिवेशन।
5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ, विलियम बैम्बर्डन की अध्यक्षता में। पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को दिया गया इसमें। ह्यूम की बायोग्राफी लिखी है इन्होंने, किसने? विलियम बैम्बर्डन ने। ठीक है, इन्होंने एओ ह्यूम की एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है वो लिखी है। लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन कमेटी की स्थापना, इंडिया पत्रिका इन्होंने निकाली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 अधिवेशन पूरे कर लिए और ये पाँचों ही अधिवेशन जो हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में। चौथा जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में। और पांचवा सर सैयद अहमद खान बम्बई में विलियम बैम्बर्डन की अध्यक्षता में। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि 5 जो हैं सम्मेलन या अधिवेशन कांग्रेस के पूरे हुए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा अधिवेशन। तो 1890 में कोलकाता में अगला अधिवेशन होता है, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। इसमें प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। ठीक है, प्रथम महिला स्नातक है कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी ने भाग लिया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 12वां अधिवेशन, जो 12th अधिवेशन है वो हमें कोलकाता में 1896 में रहीमतुल्ला सियानी की अध्यक्षता में देखने को मिलता है। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ वंदे मातरम गाया गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है कई बार कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। तो ये 12वां अधिवेशन है जो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1905 में। अगेन दोस्तों एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सम्मेलन या अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था। गोखले जी ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। एमजी गांधी यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की बहुत बहुत आलोचना हुई थी। आपको याद होगा दोस्तों, 1905 में ही जो ईस्ट इंडिया जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बंगाल विभाजन के बारे में घोषणा की थी कि बंगाल का जो है विभाजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी और घोषणा ही नहीं करी थी बल्कि बंगाल विभाजन जो है वो कर भी दिया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जिसके विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चला था। इसी बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन जो है वो चला था। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के अनुसार इसमें स्वशासन की मांग की गई थी और गोखले को विपक्ष का नेता इसमें कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां अधिवेशन दोस्तों। 22वां अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ कोलकाता में। ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। एक बार फिर से दादा भाई नौरोजी इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने। पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और दादा भाई नौरोजी अंतिम बार जो है वो क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जो थे वो वयोवृद्ध नेता थे। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर चुनाव भी लड़ा था और वो वहाँ पे जो वहाँ की जो संसद है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें उन्होंने ये अपनी एक सीट भी जीती थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब भारतीयों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां अधिवेशन देखते हैं 1907 में जो कि सूरत में हुआ, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ये इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नरम और गरम दल में किस में विभाजन हो गया दोस्तों? नरम और गरम दल में इसमें विभाजन हो गया था कांग्रेस का। दरअसल क्या हुआ था ना, जब तक 1885 से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई, हम सभी जानते हैं। तब से लगभग 1905 तक का समय ना कांग्रेस का उदारवादी काल का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नरम दल के लोग ज़्यादा इसमें हावी थे।
इनका क्या काम था कि अंग्रेज़ सरकार से वो करना, याचना करना, उनसे उन्हें पत्र लिखना कि भाई हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दीजिए। लेकिन इसके बाद ना 1905 के बाद से एक और युवा नेता आते हैं जो कहते हैं जिनको गरम दल कहा जाता है, जो कहते हैं कि भाई इस तरह अनुनय विनय से अंग्रेज़ जो है हमें कुछ भी नहीं देने वाले, हमें उनसे अपने अधिकार, अपना स्वराज क्या होगा, छीनना होगा। तो इस तरीके से दोनों की कार्यविधियों में बहुत अंतर था, जिससे दोनों में विरोध पैदा हुआ और कांग्रेस का जो था 1907 में सूरत में विभाजन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां अधिवेशन 1911 में, जो कि कोलकाता में हुआ, पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है दोस्तों कि लगभग 10 जो अधिवेशन है कोलकाता में सबसे ज़्यादा, बॉम्बे में 7 और मद्रास में भी 7 अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां अधिवेशन देखते हैं जो कि लखनऊ में हुआ 1916 में। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, बहुत पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था कि नरम दल और गरम दल में, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में सूरत में। ठीक है, उस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने करी थी। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उन्हीं नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है और दोनों वापस एक मंच पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो गोल था वो तो एक ही था, स्वराज। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ होती है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ये अधिवेशन जाना जाता है, वो होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना, समझौता, दोनों की समझौता हो जाता है इसमें। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर इसकी स्थापना कहाँ पे करी थी, ढाका में करी थी। ठीक है, और इसी दल ने आगे चलकर अलग पाकिस्तान की मांग करी, जिसके फलस्वरूप भारत से अलग करके अलग पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को इसमें स्वीकार कर लिया गया था। मुस्लिम लीग क्या कह रहा था कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन दे दीजिए, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 1919 के अधिनियम में ये चीज़ आएगी भी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा। तो ये इनकी मांग स्वीकार कर ली गई थी और मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन का विरोध जो है वो किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस की कमान संभालती हैं। इसमें तिरंगे को अपनाया गया था। दोनों ही तथ्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, किस अधिवेशन में बनी, किस ईयर में बनी, कौन सा अधिवेशन था, सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। और साथ ही तिरंगे को अपनाया गया और पहली महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद है 35वां अधिवेशन जो 1919 में अमृतसर में होता है। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की जाती है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 में एक जघन्य घटना जो घटी थी। ठीक है, एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था, उसी का जो रोलेट एक्ट था उसी का विरोध करने के लिए वहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, निशस्त्र थे, लेकिन जनरल डायर ने उस पर क्या किया था, अनिहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। आंकड़ों के हिसाब से अगर सरकार के आंकड़े देखें तो वो तो कह रहे थे 5-6 हज़ार, लेकिन लगभग ऐसा माना जाता है कि 20,000 निहत्थे लोग उस हत्याकांड में मारे गए थे। तो एक बहुत ही दुखद और अमानवीय घटना थी ये। तो इसी घटना की निंदा जो है इस अमृतसर अधिवेशन में की गई थी। साथ ही साथ 1919 में खिलाफत आंदोलन, दोस्तों खिलाफत आंदोलन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन था ना, ये
तुर्की के खलीफा की जो अंग्रेज़ सरकार थी, उन्होंने कुछ ऐसी असम्मान किया था उनके प्रति, उनका कुछ निरादर किया था, जिसके विरोध में सारे मुस्लिम भाई क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, एक आंदोलन जो है वो कर रहे थे। उसी को खिलाफत आंदोलन कहा जा रहा था। भारत में भी वो खिलाफत आंदोलन जो था वो चलाया गया था और उसी का समर्थन इस अधिवेशन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में होता है, वीर राघवाचार्य की अध्यक्षता में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार इसमें किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, जैसा कि हम जानते हैं, शुरू हुआ था। उसका प्रस्ताव इसमें रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। 1920 में ही एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जो कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में था। इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली और जैसा कि हम जानते हैं कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। 1923 में विशेष अधिवेशन एक और हुआ, जो कि दिल्ली में हुआ। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो अध्यक्ष थे। सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने थे ये, और स्वराज दल को कांग्रेस में प्रवेश का निर्णय दिया गया था। दोस्तों, स्वराज दल जो था वो 1923 में बनाया गया था, कांग्रेस से एक तरीके से कह सकते हैं अलग होकर ही। ठीक है, उस दल को कांग्रेस में प्रवेश दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं अपने 40वें अधिवेशन पे, जो कि 1924 में हुआ, बेलगांव कर्नाटक में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग यानी कि मुस्लिम लीग जो थे वो फिर से अलग हो गए। जो 1916 के लखनऊ समझौते में क्या हुए थे, एक हुए थे, वो 1924 के बेलगांव कर्नाटक सम्मेलन अधिवेशन में फिर से अलग हो जाते हैं। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं। यह पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, इससे पहले हमने महिला देखा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। अगर आपसे पहले पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष, तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है पहली भारतीय महिला, ठीक है ना, भारतीय महिला पहली कौन थी अध्यक्ष, तो आप लगाएंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, उत्तर बदल जाएगा, कानपुर अधिवेशन 1925 का हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस सम्मेलन की एक और मुख्य बात है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें अधिवेशन 1926 में मद्रास गुवाहाटी में जो हुआ, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है वो है, मैं इसको चेक कर लूँगी दोस्तों। ठीक है, श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस को खादी पहनना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां सम्मेलन जो कि 1927 में मद्रास में होता है, AM अंसारी इसमें अध्यक्ष बनते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया गया और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि बताइए पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य किस अधिनियम में रखा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45वां अधिवेशन जो कि 1929 में लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा शायद, लेकिन फिर भी उसे 26 जनवरी को लागू किया गया। ऐसा क्यों दोस्तों, वो इसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, इसी 26 जो जनवरी का दिन है, ये 26 जनवरी 1930, उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी तट पर झंडा फहराया गया था और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा में दांडी मार्च शुरू करने की अनुमति मिली थी। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें कवर कराऊँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। और एक अधिवेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा था उसके स्थान का जो कंफर्म नहीं हो रहा था मुझे, मैं उसे चेक करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46वां अधिवेशन। तो 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसमें मूल अधिकारों की मांग रखी जाती है और गांधी इरविन समझौता होता है इसमें, जिसमें दिल्ली समझौता भी जिसे कहा जाता है। और गांधी जी ने एक लाइन बोली थी यहाँ पे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है। ठीक है, 51वां अधिवेशन 1937 में होता है फैजपुर बंगाल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसको भी हम जो है वो इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। जवाहरलाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। दोस्तों यहीं से योजना आयोग की नींव पड़ती है, या कह सकते हैं कि योजना आयोग का जो विचार है वो यहीं से आता है, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 53वां अधिवेशन 1939 में 1939 में त्रिपुरी में पहले बोस फिर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों क्या होता है ना कि पहले सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव को लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। ठीक है, और लेकिन गांधी जी का जो समर्थन था ना वो पट्टाभी सीतारमैया को रहता है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जब हार जाते हैं बोस से, तो गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। इस बात से सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लगता है या दुख होता है उन्हें। उन्हें लगता है कि गांधी जी क्यों हार रहे हैं, उन्हें नहीं हारना चाहिए, और इसीलिए वो इस जो अध्यक्ष पद है उसको छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो करते हैं। और बोस जो है सुभाष चंद्र बोस वो कांग्रेस जी को छोड़ देते हैं, वो अध्यक्षता नहीं छोड़ते, वो सीधे सीधे कांग्रेस छोड़ देते हैं 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, या फिर ये पूछ सकता है कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना करी थी। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला है 54वां 1940 रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फिर से अध्यक्ष बनते हैं। ये वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो बने थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, का प्रस्ताव इसमें रखा गया और जल्दी ही वो पास भी किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन इसमें करने के बारे में बातचीत हुई। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो आज़ाद है ना वो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले क्या होते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ये 1941 से लेकर 1945 तक सबसे ज़्यादा लगभग 6 वर्षों तक कहते हैं कि 6 वर्षों या 6 बार तक ये क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, 6 मैं इसलिए कह रही हूँ, आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो 1941 से 1945 है तो 6 कैसे हुए, तो 5 ही हुए। एक वर्ष वो पहले भी रह चुके हैं, हमने देखा था पीछे कि पहले भी वो एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं, तो इसलिए उसे मिलाकर 6 वर्ष हो जाता है। ठीक है, 55वां अधिवेशन 1946, ठीक है, मेरठ में होता है। JB कृपलानी की अध्यक्षता में। भारत को आज़ादी मिलती है। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन व जनरल शहनवाज खान ने भी इस अधिवेशन में क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों देखा हमने सभी प्रमुख अधिवेशन जो थे वो कवर किए। हमने देखा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त को भारत को इंडिपेंडेंट मिलती है या आज़ादी मिलती है। ठीक है, उसके बाद भी कांग्रेस का रोल हमेशा देश में बना रहता है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में काम करती है, और भारत की स्वतंत्रता में हम इस बात को नकार ही नहीं सकते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान हम देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इन सारे अधिवेशन को दोस्तों 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद होने लगेंगे। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ लगाइए तो आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों अब एग्ज़ाम में कम ही समय बचा हुआ है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इसीलिए मैं एक रिवीजन सीरीज़ भी लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, तो आप उसको रिवीजन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं चीज़ें। अगर आपको कुछ भी और पढ़ना हो और समझना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।